डरते रहो, मरते रहो और अपनी बारी का इंतजार करो। भारत में मुसलमान होना गुनाह है। इस भाजपा ने कुंठित, गंदी, नाली के कीड़े जैसी सोच वाली एक झुंड, एक भीड़ को तैयार किया है जो ये मानती है कि मुसलमान होना पाप है और मुसलमान मार देना पुण्य का काम है। और शेखी है भाई, इसमें तो रौला है। मुसलमान इतना बेगैरत, दिल्ली का मुसलमान मारा जाए तो बिहार का मुसलमान कहेगा भाई हमें क्या मतलब, कश्मीर का मुसलमान मारा जाए तो महाराष्ट्र का कहेगा मुसलमान के भाई हमें क्या मतलब। आप समझ, गुजरात में मुसलमान मारा जाए तो हैदराबाद का मुसलमान कहेगा भाई हमें क्या मतलब। इसी हमें क्या मतलब के चक्कर में पूरे मुसलमानों को एक सड़ा हुआ झुंड, एक खास समाज का, जिसके पास सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो भीड़ तंत्र से चलता है और आरएसएस के नक्शे कदम पर चल रहा है, तो मोदी जी उन्हें रोक नहीं सकते। और पूरे देश भर में आए दिन आप देख रहे हैं मुसलमान को मार दिया जाता है। कानून दो तरफा है। ईद की नमाज पढ़े मुसलमान तो पुलिस वाले पीछे आकर उसके बम पर लात मार दें। और कांवड़िए पूरे देश भर में क्या क्या करके आए हैं तो उनके ऊपर एसएचओ साहब जो हैं माला फेंकें, फूल फेंकें और उनका स्वागत करें। एक देश में दो अलग अलग कानून है दोस्तों, ये चल रहा है और ये चलाया जा रहा है मुसलमानों की खामोशी की वजह से। सारे मुसलमानों का हाल कितना बुरा है, कोई मुसलमान किसी के लिए नहीं बोलता। गिनती के कुछ क्रिएटर्स हैं, कोई यूट्यूबर गिनती के, कोई इंस्टाग्रामर गिनती के, जो मुसलमान के लिए बोलता है और जो बोलता है उसको दबाया जाता है। हाल में ही यूपी के फतेहपुर में आरिश खान नाम का एक 16-17 साल का बच्चा स्कूल के बाहर सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है, लेकिन वो मैं दिखाऊंगा नहीं आपको। वो प्रशासन के पास है और दूसरे मीडिया जो हाउसेज हैं वो दिखा चुके हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत मैं आपको वो दिखा नहीं सकता, लेकिन ये मामला सारी दुनिया तक पहुंच चुका है। आरिश खान को दिन दहाड़े दूसरे छात्रों के सामने 3 बहुसंख्यक हिंदू समाज के लड़कों ने मार डाला, पीट पीट कर। इतना मारा कि वो बेचारा मर ही गया। पीछे की कहानी ये है कि तीनों जो लोग थे, 3-4 लोग जिसमें आरिश खान है, वो चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे। वहाँ कुछ बहस हो गई। बहस में इतना ज़्यादा, क्योंकि मोदी सरकार ने इतना खुली छूट दे रखी है भाई मुसलमान कुछ गलती करे तो बिल्डोजर चल जाए और हिंदू मुसलमान का कत्ल कर दे तो बिल्डोजर अकड़ के अपने तहखाने में रहे, बाहर ना निकले। ये दिमाग में डाला गया है बहुसंख्यक समाज। इसी वजह से आज मुसलमानों की जान की कीमत कुछ नहीं है। आरिश खान के कत्ल के बाद दोस्तों मुसलमान खामोश रहा। जिस जगह फतेहपुर में ये काम हुआ तो फतेहपुर के लोकल लोगों ने आवाज उठाई कि भाई गलत हुआ है, गिरफ्तारी करिए। भाई साहब, ना गिरफ्तारी का वीडियो सामने आया, ना मास्टरमाइंड कौन था। देखिए, पत्रकार हैं एक गौरव कुशवाहा, जर्नलिस्ट, उन्होंने बताया कि बीते दिन उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में 2 घटनाएं हुई। पहली, जिसमें एक मासूम बच्चे आरिश खान को हर्षवर्धन पांडे और उसके साथियों ने सुनियोजित तरीके से पीट पीट कर मार डाला, यानी पूरी प्लानिंग की गई थी। तो फतेहपुर पुलिस अभी तक ना गिरफ्तारी का वीडियो जारी कर पाई है, आप समझ रहे हैं, ना जैसे मुसलमान का वीडियो बनाकर पुलिस पेश करती है लंगड़ाते हुए, ना उत्तर प्रदेश पुलिस ने लंगड़ाते हुए किसी आरोपी का वीडियो जारी किया है, ना आरोपियों का नाम जारी किया है। नाम मैंने एक पत्रकार के जरिए उनके ट्वीट पर जो लिखा हुआ है, पांडे हैं, ऊंची जात है भाई साहब, हिंदू हैं, बात ही खत्म हो गई, जात पात छोड़ो, हिंदू है, बात खत्म। जब हिंदू आ जाए तो फिर सर जात अपने आप खत्म हो जाता है। मुसलमान को मारने के लिए सब जात पात खत्म हो जाते हैं इनके यहाँ। अब उसके बाद शासन प्रशासन न गिरफ्तारी का वीडियो जारी करता है, न मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करवा पाया है, न उनके घर पर बिल्डोजर चला है। बाबा का बिल्डोजर लुल्लू पुल्लू हो गया है क्योंकि मुसलमान न मारा गया है और कातिल आरोपी मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। बाबा ने कहा था कि गुंडे मवाली यूपी से भाग गए हैं। हाँ, तो ये सारे संस्कारी हैं। तो संस्कारी
मोदी जी और योगी जी के दिमाग में कैसे होते हैं आपको अब पता चल चुका है। यहां पर कमी किसकी है? कमी है मुसलमानों की। मुसलमान इतना बेगैरत हुआ पड़ा है कि अगर पड़ोस का मुसलमान मर जाए ना तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को फिर से बिरयानी बनेगी, दबा के पेलेंगे बिरयानी। बात कड़वी है, मुसलमान मुझे गाली बकेगा और करेगा क्या? सच बात की लड़ाई है, सच बात बोलूंगा बुरा बनूंगा, कोई बात नहीं है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जब पहले कश्मीरियों को मारा जाता था, कश्मीरी मुसलमानों को मारा जाता था, क्या सुनते थे? प्लेट गन चल रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है। ये सब हमारे लिए सुनी हुई बातें होती थी, अखबारों में हम पढ़ा करते थे। हाय ऐसी लगी कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को चुन चुन कर मार पीट दिया जा रहा है और दूसरे मुसलमानों को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज हमारी कौम, बताइए, आरिश खान को अभी तक जस्टिस नहीं मिला। मुझे ये बताओ, आप में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने #जस्टिस फॉर आरिश खान लिखा भी है? अरे भाई, ये वो मुसलमान हैं जो अपने के मारे जाने पर एक लाइन तक नहीं लिख पाते। वो सड़क पर उतर कर तुम्हारे लिए आरिश आवाज उठाएंगे, माफ करना शहीद आरिश, तुम एक शहीद हो। लेकिन ये कौम गद्दार है भाई। तुम्हारे लिए खड़े कितने लोग हुए? रजा भाई हम तो गए थे प्रदर्शन करने, रजा भाई हमने तो लिखा, कितनों ने लिखा, ये मैटर करता है भाई। भीड़ तंत्र चल रहा है। एक भीड़ चीख चीख कर कह रही है एक मासूम को कि तुम आतंकी हो, तो दुनिया वही मानेगी। इस भीड़ तंत्र में तुम्हें भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए कि भाई हम भी बढ़ चढ़ कर लिखें, हमारा पक्ष भी तो सामने आए। लेकिन नहीं, मुसलमानों को क्या, मुसलमान लड़कों को देखिए, 2-4 तरह के लोग हैं मुसलमान लड़कों में। एक वो जो सिर्फ बॉडी फुलाकर, स्टेरॉइड लेकर, पाउडर खाकर जिस्म फुला लेंगे, दिल इतना सा होगा चिड़िया जैसा डरपोक, करेंगे कुछ नहीं। अब दूसरा मुसलमान, इन जिम वालों का तो सारा दिन जिम में निकल जाएगा, पूरा दिन जिम। काहे? लौंडिया पटानी है, बस छाती बड़ी होनी चाहिए अपनी, बस यहाँ 6 पैक होने चाहिए। न नौकरी है, न काम धाम है, न दीन की कोई खबर है, न दुनिया की कोई खबर। फर्क नहीं पड़ता। हमारे 3-4 बाबू हैं, उनसे लबी डबी चल रही है, बस बात खत्म। आजकल के जिम वालों लोगों का यह हाल है। बुरा लगेगा माजरत के साथ, लेकिन मैं भी कौम में ही तो रह रहा हूँ, मैं भी तो इसी देश में रह रहा हूँ, मैं भी तो इन्हीं लोग में रह रहा हूँ। मैं देखता हूँ लोग मुर्दा हैं। किसी मुसलमान से पूछ लो, भाई बताओ जरा कि दिल्ली में क्या चल रहा है, पूछ लो भाई आज दिन की 4 बड़ी खबर बता दे क्या हुआ है। चल वो छोड़, गाजा में क्या हुआ ये बता दे। अरे गाजा तो बहुत दूर की बात हो गई, कश्मीर में क्या हुआ ये बता दे भैया, कुछ नहीं पता। उनसे पूछ लो गुड़गांव में गरीब मुसलमानों को मार मार कर, पीट पीट कर, अधमरा करके पुलिस ने भगा दिया है। वो बेचारे भागने में मजबूर हो गए हैं। पता है तुम्हें क्या हुआ? किसी को नहीं पता भाई। आज के ये मुस्लिम नौजवान कुछ नहीं जानते। हाँ, लेकिन वो फलानी लौंडिया ने आज कौन सा फोटो डाल दिया है, कौन सी रील डाली है, कौन से रंग की ब्रा पहनी है, कौन से रंग की जो है स्कर्ट पहनी है, वो जरूर पता होगा। वही एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहेंगे, मजेदार मजे लेंगे। यही है इनकी जिंदगी। ना इनको नमाज से लेना, ना मस्जिद से लेना देना। 12 महीने में 1 महीने, वो भी 15 दिन रमजान का शुरू का शौक चढ़ेगा, चले जाएंगे पता नहीं पैसे दिल मार के कैसे तरावी पढ़ने चले जाएंगे। शैतान 1 महीने के लिए बंद होता है? नहीं, ऐसे ये कहावत है शैतान 1 महीने के बंद। शैतान तो यही है भाई, हम ही तो शैतान है। बल्कि शैतान कहता होगा भाई 1 महीने तो पढ़ लेना। एक ये जिम वाले हो गए, एक वो हो गए जो बहुत बड़े पढ़े लिखे होंगे, चश्मा लगाएंगे भाई, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, मोटा चश्मा लगाया, बहुत हैंडसम होंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। उनके अंदर यह हिम्मत नहीं होगी कि सोशल मीडिया पर 4 लाइनें अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने घर के लिए लिख दें। आप समझ रहे हो? इस तरह की नौजवान, और जो बहुत बड़े मतलब थोड़े बहुत क्रिएटर होंगे जिनके 20-30 हज़ार फॉलोअर होंगे, वो सारा दिन फटे फटे फिरेंगे। तो तेरी इतने बड़े फॉलोवर हैं हमारे, इतने सारे फॉलोवर हैं भाई। नाम नहीं लेना चाहूंगा, आवेश दरबार जैसे बड़े बड़े क्रिएटर, ऐसे मुसलमान कितने क्रिएटर्स हैं। आज तक इन्होंने गाजा के लिए एक लाइन लिखी? आज तक विदेशी मुसलमानों के लिए इन्होंने डर के मारे कुछ नहीं लिखा कि हमारा अकाउंट न चला जाए। या अपने मुल्क के मुसलमानों के लिए क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भाई? कभी नहीं। ऐसे लोग भी हैं। एक हम जैसे चूतियां हैं। हाँ, हम चूतियां हैं भाई। इंस्टाग्राम पर मैं खबर तो देता नहीं, लेकिन लोगों से कनेक्ट रहता था।
मास रिपोर्टिंग करवाई गई। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, एक ग्रुप है रामदूत सेना, ऐसे ही कई सारे अकाउंट हैं, रैंडम सेना, रामदूत सेना और न जाने कितने। तो उसमें जो है सिर्फ ये पहला मैं शिकार नहीं था इनका, बहुत सारे क्रिएटर्स जो थोड़ा बहुत बोल देते हैं मुसलमानों के हक में, या जहां गलत चीजें हो रही हैं, बीजेपी को एक्सपोज कर देंगे, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, यहाँ तक कि जो मासूम हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, जिनके घर तोड़ा रहे, ऐसी बातें, हक बात बोलने वाले लोगों को पीछे से इनको कौन फंड करता है नहीं पता, सरकार के अलावा कौन ही फंड करेगी। ये वो देखिए अलग अलग अकाउंट के यूजर नेम भेजते हैं और प्रॉपर ये उसमें गाइड करते हैं कि 3 बार आप हेट स्पीच की रिपोर्ट करो, 2 बार स्कैम और फ्रॉड की रिपोर्ट करो, और रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हाजिरी लगाओ। अब बेरोजगार एक खास समाज है, उसके कुछ हैं नौजवान, वो ये काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। मास रिपोर्टिंग की गई, भीड़ तंत्र जिसे मैंने कहा, भीड़ तंत्र का असर ये हुआ कि ये देखिए मेरा रजाग्राफी ऑफिशियल जो मेरा इंस्टाग्राम था वो उड़ गया, वो सस्पेंड हो गया। इंस्टाग्राम ने बिना नोटिस जारी किए वो डिलीट मार दिया, समझे। अब फर्क क्या पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि ना उससे मेरी अर्निंग थी, ना मैं अंधभक्तों की बहनों की तरह जो है उसमें अपनी कच्ची का कलर दिखा के अपना क्लीवेज दिखा के वीडियो बना रहा था कि उससे मेरी भाई अर्निंग हो रही हो। मैं अपने तो छाती दिखा रहा हूँ, अपना पिछवाड़ा दिखा रहा हूँ, और बाप रे बाप इससे मैं पैसा कमाता था। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ा। दिक्कत ये हुई कि एक तो लोगों से जो मैं कनेक्ट था वो कनेक्शन टूट गया। लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज करते थे, दादा भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बहरहाल कोई बात नहीं, दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे। उनको लगता है 5 लाख फॉलोवर मिले बड़ी बात है। बेटा ये कैसे मिटाओगे तुम? जब तक यहाँ गोली नहीं मारोगे ये जबान बंद कैसी होगी? भाई साहब, जब से 5 साल से मैं इस लाइन में उतरा हूं, गाड़ी पर गोली चली, जानलेवा मेरे पे हमला हुआ, 50 से ज़्यादा FIR हुई। कोई महीना ऐसा नहीं होता जिस महीने में मैं कोर्ट न जा रहा हूँ, थाने न जा रहा हूँ, कचहरी न जा रहा हूँ, वकीलों से मीटिंग न कर रहा हूँ। सुकून छिन गया। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। कौन से मुसलमानों के लिए? किन मुसलमानों के लिए? कि जब अंधभक्तों की टीम ने मेरा चैनल उड़ा दिया। आपको पता है ना, रजाग्राफी हैक हुआ था बीच में, मेन चैनल मेरा हैक हुआ था, VPN लगाकर उसे हैक किया गया। हालांकि वो बड़ी मुश्किल से वापस आया, YouTube ने माफी मांगी और घुटने पर मैं YouTube को ले आया था। उसके बाद बार बार अटैक हो रहे हैं, बार बार साइबर अटैक हो रहे हैं, बार बार चैनल हैक करने की कोशिश आ रही है। तो मेरे समझाने वालों ने, मेरे अच्छा चाहने वालों ने, यहाँ तक कि YouTube मैनेजर ने कहा कि एक और बैकअप चैनल बनाइए, उस पर काम कीजिए। इस वजह से रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर मैंने ये काम करना शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ पर काम करते, वहाँ वीडियो डाल भी देता हूँ गलती से कभी, तो ना उसमें ऐड वैड चलाना सब बंद कर दिया था मैंने कि हटाओ यार, इससे कमाना ही कुछ नहीं है, दफा करो। वो चैनल आज भी ऐसे पड़ा है, सारी ऑडियंस है, सब कुछ है वहाँ, लेकिन रीच रोक दी गई। ज्यादा लोगों तक उस चैनल के जरिए वीडियो पहुंचती नहीं थी, तो फिर मैंने ये चैनल खोला। इसके अलावा आपके सामने ये 2 और चैनल, रजाग्राफी एक्सप्रेस, रजाग्राफी सोशल, हमने खोल लिया कि चलो ठीक है, यहां भी कुछ ना कुछ करेंगे। अपनी लड़ाई रजाग्राफी यानी आपका ये छोटा भाई अपने आप अकेला लड़ रहा, अकेला, ना कोई ग्रुप, ना कोई टीम, ना कोई साथी, हस्बी अल्लाह व निअल वकील। लेकिन किसी के दिल में अपनी कौम के ये भी नहीं आया कि ये भाई हैं, रजा भाई ये अच्छा बोलता है, चलो इसका हम साथ देते हैं। भाई सच बोलने वालों को भीड़ आकर, एक झूठी भीड़ आकर फेक रिपोर्टिंग करके उसका चैनल उड़ा देती है। सोचिए मेरी जगह कोई ऐसा बच्चा होता, ऐसा जवान होता जिसका घर इसी अकाउंट से चल रहा होता, कमाई चल रही होती, मोनेटाइज पेज होता, तो भाई वो गंदे गंदे ख्याल आ रहे होते उसके, ट्रॉमा में, जब डिप्रेशन में चला जाता। मेरे तो कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ा, इन अंधभक्तों को मैं अच्छे से जानता हूं। 7-8 दिन से पहले से मुझे पता था कि हाँ ये कुछ ऐसा कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? किसने साथ दिया? 5 साल में कोई साथ नहीं दिया। अरे जो मेरे लिए, सोचो आप लोगों के लिए बोल बोल के आज तक कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, तो मैं फिर हूं जो लगातार आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। वही मैं शहीद आरिश को समझाना चाह रहा हूं, जहां भी वो देख रहे होंगे हमारे हालात क्या हैं, कि उनके लिए बोलते बोलते जो बंदा खुद मौत की कगार पर है, वो कौम उसके साथ खड़ी न हुई। तुम बेचारे धोखे से मार दिए गए एक भीड़ के जरिए, तुम्हारे लिए ये कौम बोलेगी?
ये तो अपने आप को बचाएगी। डरे हुए लोग हैं और हम डर रहे हैं, इसलिए वो डरा रहे हैं। कभी गौ तस्करी के नाम पर मुसलमान को मार दो, कभी कन्वर्जन के नाम पर मुसलमान को मार दो, कभी किसी और बहाने से मुसलमान को मार दो। कह जी हाँ जी, जो सावन में चिकन बेच रहा है मार दो मुसलमान। कीड़े मकोड़े की तरह मसल दिया जाता है। किसकी कमी की वजह से? क्योंकि मुसलमान बोलता ही नहीं है। दम देख लो, मुसलमानों दम बड़ा है भाई साहब। मैं अगर खान हूं तो खान साहब बड़े तगड़े लड़ेंगे भाई, बहुत तगड़े लेवल पर। एक मुसलमान से ऐसी लड़ाई लड़ेगा है पूछो मत। और वही मुसलमान नामी जो बड़े बड़े बदमाश और रौबदार हो, जो मतलब एकदम ना फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, गली के मोहल्ले के बड़े नेता हैं, उनको कह दो कि जरा यार फलाने उनकी लड़ाई हो गई है, जरा आप आइए मदद कीजिए, बदमाशी यहाँ दिखाइए, दादागिरी अपना रौब यहाँ दिखाइए। ये थोड़ा दूसरे वाले हैं, अंधभक्त समाज है, देखिए सारी बदमाशी एक खाद छेद है उसके अंदर चली जाएगी। मुसलमान स्कूटी से जा रहा हो, सामने से कोई मुसलमान की स्कूटी टकरा जाए तो दोनों टोपी लगी होगी, ऐसी गाली बकेंगे कि भाई साहब जो अच्छाई बुराई लिखने वाला फरिश्ता होता है ना, वो दोनों भी छुट्टी लेकर चले आते हैं। भाई इनको तो हम नहीं देखें, हम तो कुछ लिखेंगे नहीं, अल्लाह तू खुद ही देख ले। ऐसा हाल है मुसलमानों का। तो बताइए, कमर हिला के मैं भी 4 लौंडिया खड़े करके नचा दूं तो मिलियंस में व्यूज मेरे भी आ जाएंगे। मुनव्वर फारूकी जैसी जिंदगी तो हमारी भी है, FIR ले, ये ले, वो ले। आज मुनव्वर फारूकी कोई कुछ उखाड़ पा रहा है क्या? पैसा है भाई साहब, TRP बढ़िया आ रही है, व्यूज बढ़िया आ रहे हैं, बंदा रैप सॉन्ग नहीं बना सकते हम, सारा पैसे का खेल है। लेकिन नहीं, गलती हमारी ये है कि कौम के लिए बोल रहे हैं। हजरात, फिलहाल के लिए रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड ये मेरा अकाउंट दूसरा है, बैकअप अकाउंट ये पहले से था, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। खबर है आपके पास तो पहले की तरह, इस पर आप मुझे DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आगे जो हम देखते हैं मेटा से बात करते हैं। अगर कुछ रिस्पॉन्स आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो ज़रूर हम एक और अकाउंट बनाएंगे जिस पर हम ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और वो अकाउंट भी आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आप लोगों से अपील यही है कि #JusticeForArish ज़रूर सोशल मीडिया पर लिखिए, ट्विटर पर लिखिए, इंस्टाग्राम पर लिखिए, फेसबुक पर लिखिए, और सोशल मीडिया पर इसी तरह से #BringBackRazagraphy इंस्टाग्राम भी आप अगर लिखना चाहें। हालांकि अंगूठे में दर्द होगा आपके इतना लंबा लिखेंगे तो, लेकिन दिल में हो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे लिए कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया, इस कौम के लिए क्या किया, तो ज़रूर लिखिएगा। और जब मैं नया अकाउंट आपको दिखाऊंगा अगर बनाया तो उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि 5-6 लाख फॉलोवर्स उस पर थे, उनको गायब करवा के अंडवे अपने खैमे में शोर मचा रहे हैं, पेशाब पी के, ओ बजे आ गए, बेचारे भूल गए कि बाप हैं उनके हम। उनके बाप 1000 आए और मुसलमान समेत, इस्लाम समेत हमारा नाम मिटाने की कोशिश की, बहुत आए बहुत गए, उनके ही बाप दादाओं का नाम मिट गया, लेकिन इस्लाम फैल रहा है, मुसलमान फैल रहा है। तुमने तोहमत हम पर 1000 लगाई, लेकिन आज पूरी दुनिया में मुसलमान चमक रहा है। ऐसे ही बंगाली जो मुसलमान हैं, जो गुड़गांव और हरियाणा में रह रहे थे, प्रशासन ने उनको मार मार कर अधमरा कर दिया है। अब यह प्रशासन थोड़ी ना रहा है, यह भगवाधारी एक तंत्र हो चुका है जो सिर्फ हिंदूवादी सोच पर चलता है। अजीत अंजुम की एक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हो गया। गुड़गांव में पुलिस वाले बुरी तरह से पीट रहे हैं हजारों बंगाली मुसलमान, क्योंकि वो मुसलमान हैं और बंगाली हैं, तो उनको बांग्लादेशी बोलकर प्रशासन ने मार पीट कर वहां से भगा दिया है। चंद सेकंड का वीडियो है, देखिए। का क्या नाम है? मेरा बाबू। बाबू, रात इतना पीटा गया है, देखो पूरा निशान देखो, इसलिए घर भाग रहे हैं। ये देखो वीडियो में दिखा, देखिए ये चोट के निशान है। कल रात का ये पुलिस ने पीटा। कहाँ पकड़ा आपको? बख्तार चौक वाला, वो जो नया रोड बना है ना, बख्तार चौक वाला, हाँ। वहाँ पे और कुत्ते की तरह पीटा गया वहाँ पे। कल ही रात पकड़ा आपको? हाँ, कल रात को पीटा इतना गलत से। अच्छा, और कहाँ ले गए आपको? पकड़ के कहीं ले गए या वहीं पे? नहीं, मस्जिद के पास तक लेके गया, हाँ। जो बख्तार चौक मस्जिद है, हाँ। वहाँ से फिर रिटर्न लाने के बाद वो जो एक नया रोड बना, वो रोड के नीचे वहीं रख के मेरे को पीटा, बहुत गंदी तरह पीटा लोगों ने। क्या कह के पीटा? कैसे पीटा? कह रहे बांग्लादेशी हो, हम कह रहे अपना आधार कार्ड देख लो, सब कुछ दिखा रहे हैं, हम लोग अपना पूरा प्रूफ दे रहे हैं, हाँ। फिर भी कुत्ते की तरह मार रहे हैं वो लोग। रोड पे ही? रोड पे ही।
तो आपको पकड़ के कहीं ले भी गए? नहीं, सिर्फ मस्जिद तक लेके गया। हाँ। हम मैं राशन की दुकान तक गया, वहाँ से मेरे को बुलाया, जा हाँ। गाड़ी में बैठ। हम बैठे, हम समझ में आया किस तरह से मुसलमान होने की सजा दी जा रही है? शासन प्रशासन पर कौन और कैसे भरोसा करे? आपको पता है मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट में एक आरोपी जो फर्जी फंसा गया था, उनका एक पॉडकास्ट आया है। इतना बड़ा खुलासा किया है कि आपकी सांसें थम जाएंगी। पॉडकास्ट में भाई ने बताया कि साहब मैंने मुंबई 7/11 ही किया ही नहीं और 9/11 को भी मैंने नहीं किया है, लेकिन साहब ने बोला कि नहीं यहाँ पर साइन करो। पॉडकास्ट में बैठे पत्रकार सोहित मिश्रा ने अपने इंटरव्यू में उन दर्द की चीखों को छूने की कोशिश की जो एटीएस और पुलिस के साउंड प्रूफ टॉर्चर रूम से कभी बाहर नहीं गई। लेकिन अब्दुल वाहिद शेख ने सोहित मिश्रा को इंटरव्यू दिया और बताया कि एटीएस की काली कोठरी का राज क्या है। उन्होंने बताया कि 2006 में 13 आरोपियों में एक अब्दुल वाहिद यानी मैं भी था। उन्हें ब्लास्ट के आरोपियों को घर में रखने का आरोप लगाया था और एटीएस ने गिरफ्तार किया था। मुंबई एटीएस गिरफ्तार आरोपियों को उल्टा लटकाकर पीटा गया, प्राइवेट पार्ट में बिजली के झटके दिए गए, गुदा में यानी शर्मगाह में इंजेक्शन लगाया गया, घंटों डार्क रूम में रखा गया, कभी कोल्ड रूम में रखकर टॉर्चर किया गया। टॉर्चर हमेशा साउंड प्रूफ रूम में करते ताकि आरोपियों की चीख बाहर न जा पाए। अब्दुल वाहिद ने आगे कहा, एटीएस अफसरों ने कहा कि जुर्म कबूल कर लो, नहीं तो बगल के रूम में तुम्हारी माँ और बीवी को लाकर करेंगे, तुम्हारे भाई को आरोपी नंबर 14 बना देंगे। फैजल टूट गया, वो रो पड़ा। उसने एटीएस अफसरों से कहा, साहब मैंने मुंबई में 7/11 किया ही नहीं, 9/11 भी मैंने नहीं किया, बोलो साहब कहां साइन करना है। 19 साल बाद फैजल समेत सभी आरोपी बेगुनाह साबित होकर बाहर आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश का जो सरकारी तंत्र है, जो इस देश की एटीएस है, पुलिस है, खाकी है, मुसलमानों के साथ क्या करती है। अजी साफ साफ बताया है, अब्दुल ने बताया कि भाई हमसे बोला गया जुर्म कबूल कर लो, क्योंकि धमाका तो पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान ही आतंक मचाता है। हिंदू को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि हिंदू ऐसा काम नहीं करता है, मुसलमान ही काम करता है। और तुम मुसलमान हो तो मान लो, कबूल कर लो। ये बात खुद कही है, ये बात सुनाऊंगा मैं आपको, सुनिए। लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी ना उस वक्त हुई ना आज हुई। उन्होंने धमकी दी कि आपकी बीवी का रेप करेंगे। पुलिस वालों ने? यस, एटीएस ऑफिसर्स ने, दिस ऑल थिंग्स आर ऑन रिकॉर्ड। तेरी बीवी का रेप करेंगे, तेरी माँ का रेप करेंगे, और बाजू के कमरे में तेरी माँ को और बीवी को और तेरे भाई को लाके रखे, अगर तूने साइन नहीं किया तो तेरे भाई को भी एक्यूज नंबर 14 बना देंगे। कि किस तरह से वो इलेक्ट्रिक शॉक प्राइवेट पार्ट पे देते हैं, किस तरह से वो जो है आपके एनाल के अंदर इंजेक्शन देते हैं, बहुत सारा वाटर बोर्डिंग करते हैं, उल्टा लटका देते हैं। उनको तो डार्क रूम में रख दिया। डार्क रूम है एटीएस के अंदर जिसमें आपको घंटों रख देते। साउंड प्रूफ रूम है जिसमें आपको घंटे रख देते। कोल्ड रूम है जिसमें आप, कोल्ड स्टोरेज रूम है जिसमें। अल्लाहु अकबर। मैं हिंदू भाइयों से कहूंगा, जो सच्चे हिंदू हैं, भाई बताओ तुम्हारा ज़मीर ये बातें कबूल कर लेता है? रात को नींद कैसे आ जाती है? आज एक समाज बस मुसलमानों के खून का प्यासा है। जिस तरह से मेरा दिल दुखा, ऐसे ही और भी कई लोगों का दिल दुखा हुआ है। अश्विनी सोनी ये आरिश खान के मामले पर बार बार लिख रहे थे। उम्मीद टूट गई, दिल टूट गया, क्योंकि मुसलमान मुर्दा हो चुका है। तो लिखते हैं कि आरिश खान के मामले में सोशल मीडिया का रेस्पॉन्स देखकर मैं बहुत हताश हूँ। लोग अब न्याय की आवाज़ तक नहीं उठाते। उन्हें रीच, फॉलो बैक, 15 दिन से मिलने वाली चिल्लर का इंतज़ार रहता है। 900 रुपये हर महीने देकर 1700 रुपये पा लेना जीवन की उपलब्धि समझने लगे हैं। हैशटैग जस्टिस फॉर आरिश खान। तो राकेश शर्मा, देखिए ये कौन सा समाज है, इसका धर्म क्या है और उसके धर्म वाले कैसी सोच के हैं। देखिए लिखता है, अगला नंबर तेरा ही है बेटा, ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। आप देख रहे हैं, अगर यही टोन इन्हीं के स्टाइल में राम का नाम लेकर बोल दिया जाए, इनके भगवान श्री राम का नाम लेकर बोल दिया जाए, तो भाई साहब जो ये लिखेगा ना, वो रातों रात गायब हो जाएगा।
इस देश में मुसलमानों के खिलाफ आतंक के अलावा कुछ बाकी थोड़ा ही है। आज एक पूरा समाज मुसलमानों के खून का प्यासा है। मौका मिलते ही मुसलमानों को चीर देते हैं, फाड़ देते हैं और उनको सीधा सीधा मार देते हैं। अब मेरठ की एक घटना, जरा इस बैग को देखिए। एक फेरी वाला, एक मुसलमान फेरी, गरीब मुसलमान फेरी वाला एक इलाके में चादर बेच रहा था, तो गांव वालों ने आरिफ को चोर बताया, आधार कार्ड मांगा और बेरहमी से मुसलमान देखकर पीट दिया। उस हिंदू समाज ने मुसलमान फेरी वाले को बुरी तरह से पीट दिया, जिसकी वजह से आरिफ अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। क्या भारत देश में मुसलमान का खून पानी से भी सस्ता हो रहा है? जवाब भी मैं दे रहा हूं, हाँ। अब मामला सामने आया है कि मेरठ फतेहपुर में फेरी वाले आरिफ को चोरी के शक में पीटने वाले पर एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन उल्टा अब पुलिस उनकी पत्नी पर दबाव बना रही है, आरिफ की पत्नी पर दबाव बना रही है कि बयान बदल दे। दरोगा की धमकी, बयान न बदला तो बैग से कट्टा जहर बरामद दिखा देंगे। आप समझ रहे हैं? यूपी पुलिस घायल आरिफ के घर वाली को धमकी दे रहे हैं अधिकारी कि अगर तुमने बयान न पलटा और हमारे हिंदुओं को नहीं बचाया तो हम ये कह देंगे कि आरिफ के बैग से कट्टा निकला है, ड्रग्स निकला है। मतलब कुछ ना कुछ करके अपना यूपी गिरी दिखा दिया उन्होंने। दिखा दिया कि मुसलमान से नेक्स्ट लेवल की जो नफरत करते हैं, ये वर्दी के अंदर जो हिंदू है ना, वो भी वर्दी की कोई लाज नहीं, न्याय धर्म देख कर देते हैं। ये सुनिए उस तड़पती बिलकती दुखियारी पत्नी की बात। जी क्या नाम है आपका, क्या पूरा नाम है? तोस्मा। अच्छा, फतेहपुर नारायण में भी कल मारपीट की गई आरिफ के बाबू के साथ जी। आप उनकी क्या लगते हैं? पत्नी। अच्छा, तो इसमें आपने तहरीर दे दी क्या? हाँ, तहरीर लिखवा दीजिए। फिर इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है? अभी दर्ज नहीं हुआ। क्यों? अब हमें ये धमकी दे रहे हैं। यहाँ बोला, कल तो ये बता रहे थे लेडीज सूट है, साड़ी है, उनकी चीज़ों की फेरी कर रहे हैं। ये फेरी करने गए हुए भी थे, घर से 10 बजे निकले थे। अब हमें थाने बुलाया है, अब ये धमकी दे रहे हैं, इसमें दवाइयाँ निकली हैं, कट्टे हैं निकले हैं, तहरीर बदल दो, हमें धमकी दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? ये जी दरोगा। दरोगा कुछ नाम मालूम है? थाने से दरोगा। इन तमाम चीजों को देखने के बाद मुसलमानों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। आरिफ जैसे मुसलमान के लिए कोई मुसलमान नहीं बोलता और न बोलेगा, क्योंकि तुम्हें डरना है और यूं ही मरना। इस वीडियो पर ऐड नहीं चलेगा, इस वीडियो पर ऐड चलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हम बोल रहे हैं सच। तो YouTube खुद अलाउ नहीं करेगा कि इस पर हम वीडियो बनाएं या इस पर हम ऐड चलाएं। लेकिन आप साथ दीजिएगा, साथ रहिएगा, मेरी हिम्मत को टूटने मत दीजिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। कोई कॉपीराइट नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां डालना है डालो मेरे शेरों। लेकिन याद रखना, इस भाई की आवाज दूर तक जानी चाहिए। अंधभक्तों को एहसास होना चाहिए कि जब तक यह जिंदा है तब तक तो यह ऐसा ही बोलता रहेगा, तो फिर आर पार ही करना पड़ जाएगा। देखते हैं कितनों को मारोगे। एक रजाग्राफी को मारोगे, 1000 रजाग्राफी पैदा होंगे। तुम्हारी बंदूकों और तलवारों से हम डर गए होते तो मुसलमान अब तक यहां तक न पहुंचे होते। हजरात मोहतरम, आइए अब अंधभक्तों की सच्चाई आपको दिखाएं। प्रोपेगेंडा मीडिया चैनल ओपी इंडिया ने बड़ी चतुराई से खबर लिखी कि मुंबई में पालतू मुर्गी के साथ अश्लील हरकत करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। पड़ोस के नाबालिग लड़के को भी दिखाता था पॉर्न। अब पॉस्को और एनिमल क्रूएलिटी एक्ट में जेल भेजा गया। लेकिन बड़ी चालाकी से प्रोपेगेंडा वेबसाइट ने, मोदी की पसंदीदा, मोदी की फैन वाली वेबसाइट ने नाम जिसने मुर्गी का बलात्कार कर दिया उसका नाम छुपा लिया। मुंबई के बोरीवाली इलाके में राजेंद्र रहाटे जो 45 साल का है, उसने मुर्गे के साथ गलत काम किया। किसने? नाम दिख रहा है आपको? ओपी इंडिया ने नाम लिखा है? नहीं, राजेंद्र का नाम नहीं लिखा। जब भी किसी बलात्कारी का नाम छुपाया जाए, आतंकवादी का नाम छुपाया जाए,
समझ जाओ वो एक बड़े और खास समुदाय से है। राजेंद्र ने मुर्गी को नहीं छोड़ा, मुर्गी चोट कहीं के, और मुसलमानों को गरियाते हैं। अबे अपने गरीबान में झांको, दुनिया की सबसे ज्यादा गंदगी तुम्हारे सीने में है, तुम्हारे गरीबान में है। बीजेपी के नेताओं और भाजपाई हिंदुओं की यही सच्चाई है। जरा देखिए, यह भी मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का है। योगी जी के राज में कितनी खूबसूरत चीजें हो रही हैं। हजरात, जिला फतेहपुर में 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है। आरोपी मनोज वर्मा बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। पूर्व शक्ति केंद्र संयोजक मनोज को बीजेपी ने पद से बाहर किया। मेडिकल जांच में पीड़िता से गैंगरेप की पुष्टि हुई है। 3 लोगों ने लड़की से आटा चक्की की छत पर गैंगरेप किया, लेकिन नाम छुपाया जा रहा है। बीजेपी जो लीडर है उसका नाम है मनोज वर्मा। जी हाँ, मनोज वर्मा ने गैंगरेप किया और करवाया, लेकिन हिंदू समाज इस पर नहीं बोलेगा। गोदी मीडिया इस पर प्राइम टाइम शो करने की औकात भी नहीं रखता। जैसा मैंने आपसे कहा, नाम छुपाए जाते हैं और ऐसे कांड को पिछले पन्ने पर चिपकाया जाता है ताकि नाम हो जाए कि खबर दिखा भी दी और अपने संस्कारी समाज को बचा भी लिया। उड़ीसा में 2 सगे भाइयों ने, जी हाँ, 15 साल की बच्ची के साथ महीनों तक गैंगरेप किया, और जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो उसे मारकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई संस्कारी समाज के द्वारा। नाम एनडीटीवी ने पूरी तरह से छुपाया, क्योंकि यहां आप समझ गए कि बलात्कारी हिंदू थे। भाग्यधर दास और दूसरा भाई पंचनंद दास दोनों गिरफ्तार हैं। भाग्यधर दास, पंचनंद दास दोनों ही बलात्कारी बहुसंख्यक समाज से पता नहीं कौन से धर्म का पालन कर रहे थे कि 15 साल की लड़की के साथ इतनी बार रेप किया, और जब वो 5 महीने की पेट से हो गई तो उसे मारकर जलाने की कोशिश की। संस्कारी समाज इसी तरह से जो सच बोलने वालों को रिपोर्ट करते हैं और ऐसे अंधभक्तों की भीड़ में शामिल होते हैं, 250 रुपए के लिए और 75 रुपए के पौवे के लिए ये सारा दिन बैठ के अपने ओप्पो के फोन से रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी औकात देखिए। दिल्ली से एक बड़ी घटना और कावड़ से भी जुड़ी हुई है। ये बहुत गहरा संबंध है कावड़ में और इस खबर में। हजरात, 14 साल के एक लड़के का, जी हाँ, सेक्सुअल हरासमेंट किया गया 2 लड़कों के द्वारा। 24 बार उसका लड़के का ही करने के बाद 24 बार उसको चाकू से गोदा गया 2 भाइयों के द्वारा। एक का नाम है कृष्णा, आय हाय कृष्णा, दूसरे भाई का नाम है सुमित। कृष्णा और सुमित ने 14 साल के लड़के के साथ गैंगरेप किया। उसके बाद चाकू से गोद कर 14 बार चाकू से गोद कर पुलिस से बचने के लिए कावड़ यात्रा पे चले गए। कावड़ यात्रा, ओ इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। ओ सब ऐसी सोच के लोग कावड़ यात्रा, शिव जी से इनको डर भी नहीं लगता क्या? हैं? नहीं नहीं, ये इनके ऊपर तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फूल बरसाए हैं भाई। डीसीपी बड़े बड़े ऑफिसर तो माला फैला के स्वागत कर रहे थे भाई। हा, बहुत बढ़िया। लेकिन गाली मुसलमानों को बकनी है, नरसंहार मुसलमानों को करना है, गरियाना मुसलमानों को है, आतंकी मुसलमानों को बोलना है। बस कमेंट सेक्शन में ये गुफा पुतवाएंगे। अब कोई मुसलमान बलात्कारी होगा, कोई मदरसे में बलात्कार करने वाला खबर होगा, वो निकाल कर कमेंट करेंगे ये भी तो हुआ है। अबे तो मतलब मानते हो कि तुम्हारे यहाँ हो रहा है, हैं? ये कितने गिरे हुए मानसिकता हैं कि आज जब आप दिखाओगे कि देखो इनके यहाँ ये हो रहा है, फलाने नाम के हिंदू नाम के बंदे ने ये काम किया है, तो बजाय ये बोलने की हाँ ये हुआ है भाई, इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, और आपके यहाँ बल्कि कहीं भी कुछ हो रहा हो, किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में कोई ऐसा बलात्कारी हो, कातिल हो, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। फौरन इसके अलावा क्या करेंगे, एक खबर गूगल से सर्च करके लाएंगे। पाकिस्तान की कोई खबर हो, बांग्लादेश की खबर हो कि मुसलमान ने, किसी मौलवी ने, किसी मुस्लिम नामी ने किसी बच्ची का या वो चिपका देंगे। या फिर यूँ कहेंगे वो आयशा 6 साल की थी और तुम्हारा जो पैगंबर है वो और भाई इनसे जब पूछ लो
माता सीता की क्या उम्र थी? 6 साल। कहते वो हमें हैं और कहानी उधर भी यही है। 6 साल उम्र थी जब विवाह की उम्र बताई जाती है प्रभु श्री राम से। माता सीता की उम्र खुद 6 साल बताई गई, जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता। लीजिए, बाबा ने खुद बता दिया माता सीता का विवाह मात्र 6 साल की उम्र में हुआ। अंडवो, कुछ सोच के अपने धर्म के बारे में रिसर्च तो कर लो, फिर दूसरे के धर्म पे बोलना। भाजपा के अंदर खुद जो बेचारे जिनके अंदर थोड़ी बहुत सच्चाई है, ईमानदारी है, वो अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, जैसे धनखड़ साहब ने कुछ एक्शन लिए मोदी सरकार को, मोदी जी को खुद बुरा लग गया, मोदी जी ने रातों रात गायब कर दिया। चलो बे, राष्ट्रपति हो गए, अपने घर के चलो तुम। हाँ, ये हुआ है। और अब मुझे डर लग रहा है। मैं नितिन गडकरी का बहुत बड़ा फैन हूं भाई, काम उन्होंने बहुत बढ़िया किए हैं। हाँ, अब भाई देखो, भाजपा के नेताओं को कंपेयर करोगे तो किसी ने कुछ नहीं किया। अब एक नेता तो ऐसा है जिसने इतना तो नहीं किया, लेकिन जितना किया दूसरों से तो बेहतर किया। लेकिन भाई साहब, अगला आदमी खतरे में है। ये देखिए, नितिन गडकरी ने कहा है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, कि मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाऊं। लेकिन 4 साल के मेरे एक्सपीरियंस के बाद मुझे ध्यान में आया कि सरकार बहुत निकम्मी चीज होती है। कॉर्पोरेशन के भरोसे कोई काम नहीं होता। ये लोग चलती गाड़ी को पंचर करने का हुनर रखते हैं। समझ रहे हैं किसे कह रहे हैं? अपनी सरकार पर सवालिया निशान है और मोदी सरकार की पूरी पोल खोल दी है। ऐसे ही चिराग पासवान, जिनकी पार्टी भाजपा को सपोर्ट करती है, आज बिहार में जो आतंक मचा हुआ है, खुलकर चिराग पासवान ने बोलकर अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। भाजपा के अब जो नेता हैं और भाजपा के भजपिल्ले हैं, वो अब चिराग पासवान के साथ क्या करेंगे मुझे नहीं पता। सुनिए चिराग पासवान को। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचेगा। और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। सुन लिया दोस्तों। अब दूसरी तरफ बिहार का नाम आया है, तो बिहार में होने वाला है चुनाव। पहले ही बता रहा हूं, आएगा तो मोदी ही, मैं इसके अलावा कोई और बात कहूंगा नहीं। कई लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है और सिर्फ उन्हीं का वोटिंग में नाम है जिनका यकीन है मोदी सरकार को कि यह हमारा ही दबाएंगे बटन। बहरहाल, अब वहां कितनी ईमानदारी से काम हो रहा है कि वहां कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र बना दिया गया है। अब कुत्ते का वोटर आईडी कार्ड भी बना दिया जाएगा, कुत्तों से वोट करवाया जाएगा। यही हालत हो गई है। भाजपा कुत्तों के ही वोट पे जीत सकती है। कैसे, ये देखिए। जो बोल रहा हूं सबूत के साथ बोल रहा हूं, तथ्य के साथ बोल रहा हूं। ये खबर देखिए ध्यान से। बिहार सरकार की भाजपा सरकार कुत्ते का आवास प्रमाण जारी कर रही है। अब चुनाव आयोग इसे वोटर भी बना देगा। आधार कार्ड तो मान्य नहीं है। जरा ध्यान से पढ़िए इसमें लिखा क्या है, इसलिए मैंने आपको फुल स्क्रीन करके ये जूम कर रहा हूं। पढ़िए मेरे साथ। प्रमाणित किया जाता है कि डॉग बाबू, पिता कुत्ता बाबू, माता कुतिया देवी, ग्राम मोहल्ला काउलीचक, वार्ड संख्या 15, डाकघर मसौड़ी, पिन कोड 804452, थाना मसौड़ी, प्रखंड मसौड़ी। आप देख रहे हैं, कुत्ते का पूरा खानदान समेत भाई साहब कोड वोड लगाकर उसका जो है सर्टिफिकेट बना दिया है। हाँ जी, रेजिडेंटल सर्टिफिकेट। कुत्ते वोट देंगे। जो लोग, जो समाज मुसलमानों पर उंगली उठाता है,
उस समाज की सच्चाई इतनी गंदी है कि दुनिया अब नफरत कर रही है। रिपोर्ट देखिए पूरी दुनिया में क्या जबरदस्त तरीके से ये अंडवे बजवा रहे हैं डंका। भारत का संजय नाम का एक हिंदू भाई चुपके से उसने, जो डॉक्टर है, अपने जो पेशेंट्स हैं और स्टाफ है, चुपके से उनके बाथरूम में और टॉयलेट में कैमरा लगवाया और 13,000 लोगों की अश्लील वीडियो बनाई। अश्लील वीडियो 13,000 लोगों को। सोचिए पूरी दुनिया में किस तरह से, मतलब बोलते क्या हैं हिंदू समाज के लोग, क्या हमारा पूरा देश पूरा दुनिया इज्जत कर रही है। पहले अमेरिका क्या कहता था, तू कौन है बे, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। ये है द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। अमेरिका में झंडा गाड़ा है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही भारत से चिढ़ा पड़ा है और टनाटनी जो है वहां जाके झंडा लहरा रहे हैं। बहुत बढ़िया। कुछ कह दो तो रिपोर्ट मारेंगे, अरे रिपोर्ट करो, इसका अकाउंट सच नहीं बोलने देना, इसकी बहन की बाप है तुम्हारे। क्या करोगे, चैनल डिलीट करवाओगे, कंप्लेंट करवाओगे, क्या करोगे? सब दुनिया देख रही है, तुम भी तो किसी के मानने वाले हो। एक दिन रात को तुम्हें अकल आएगी लेकिन बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें खुद अपने भगवान परमात्मा के सामने हाथ जोड़ने में शर्म आएगी कि इस भगवान से हम नजरें कैसे मिलाएं कि हमने इंसानियत तक इंसानों के लिए नहीं दिखाई है। बेगैरत हो, बेगैरत थे, बेगैरत रहोगे। करते रहो सारा दिन झुंझुना लेके टनाटन टनाटन टनाटन। दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।